हम अभी लेक्चर स्टार्ट करेंगे। सभी बच्चे क्लास में एंटर कर जाइए। बच्चों देखिए, आज हम लोग सारे बच्चे जल्दी से क्लास में एंटर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। अपने आप को म्यूट कर लेंगे। मैं आप लोगों को यहाँ से म्यूट नहीं कर रही। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, आज हम लोग दोबारा से रिवीजन पे स्टार्ट कर रहे हैं। काफ़ी अपना सिलेबस हो गया है। जो आपका 3rd चैप्टर चल रहा था उसका एंड पॉइंट चल रहा है, वो बीच बीच में हम करेंगे। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, एनसीईआरटी में आपको लाइन टू लाइन एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। और हमारा सबसे पहला चैप्टर है इसके अंदर, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। ये हमें एक्सप्लेन करना है, ये चैप्टर हमें लेके चलना है। अब यहाँ देखिए, सबसे पहला अपनी एनसीईआरटी बुक्स अपने पास में लेके बैठेंगे सभी बच्चे। लॉकडाउन खुल गया है, सभी बच्चे अपनी एनसीईआरटी बुक्स परचेज़ कर लेंगे। नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से हमें एनसीईआरटी करनी है। देखिए बेटा, सबसे पहला पॉइंट जो एनसीईआरटी के अंदर है वो क्या है कि लाइफ स्पैन क्या होता है। देखो, आप सभी को पता है कि भाई एक बच्चे का जन्म होता है और एक दिन उसकी डेथ भी होती है। एक इंसान जो पैदा हुआ है वो मरेगा भी, ठीक है। तो हम कहेंगे लाइफ स्पैन क्या है? इट इज़ द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ। पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ इज़ कॉल्ड लाइफ स्पैन। हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि कोई इंसान है, उसका जन्म हुआ है, उसका बर्थ हुआ है, तो एक दिन उसकी डेथ भी होगी। अब ये जो बीच में टाइम पीरियड है, ये जो बीच में टाइम पीरियड है, इसको हम क्या बोल रहे हैं? लाइफ स्पैन बोल रहे हैं, ठीक है। अब ये जो लाइफ स्पैन होता है, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, ये जो लाइफ स्पैन होता है ये आपका फ्यू डेज टू 1000 ऑफ ईयर्स हो सकता है। किसी का लाइफ स्पैन कुछ दिनों का होगा, ठीक है। किसी का जो है 1000 ऑफ ईयर भी मिल जाता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो ये लाइफ स्पैन है ये वेरी करता है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, ठीक है। एनसीईआरटी लाइन बोल रही है, इट मे बी फ्रॉम फ्यू डेज टू 1000 ऑफ ईयर्स। यानी कि अलग अलग ऑर्गेनिजम्स का अलग अलग लाइफ स्पैन होता है। जैसे कि हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे अभी। आपका एनसीईआरटी में 2nd पेज पर एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है डायग्राम के साथ, और उसमें पूछा हुआ है कि इनका लाइफ स्पैन क्या है। इनका लाइफ स्पैन क्या है, देखिए इनका लाइफ स्पैन क्या होगा। जैसे कि सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पर एलिफेंट, हाथी। एलिफेंट का जो लाइफ स्पैन होता है वो 60 टू 90 ईयर्स होता है। 60 टू 90 ईयर्स
एलिफेंट का लाइफ स्पैन होता है, ठीक है। दूसरा है रोज़, सेकंड है रोज़। रोज़ का जो लाइफ स्पैन है वो आप सभी को 5 to 7 ईयर्स मैक्सिमम है। ऐसे ही डॉग होता है, डॉग का होता है 25 to 30 ईयर्स। अब कोई बच्चा मुझे बताएगा बटरफ्लाई का लाइफ स्पैन क्या होता है? मैंने ये आप लोगों के लिए छोड़ा हुआ ब्लैंक, बोलिए क्या होता है? बटरफ्लाई का लाइफ स्पैन क्या होता है, बोलिए। स्टूडेंट्स, 1 to 2 weeks. कितना? 1 to 2 weeks. 1 to 2 वीक्स, राइट। यानी कि अब यहाँ पे देख रहे हो वीक्स के अंदर लाइफ स्पैन आ गया है, ठीक है। ये मैं आपको शो करना चाहती कि वीक्स में भी लाइफ स्पैन है। कुछ का देखो सालों के अंदर है, कुछ का 200 to 300 ईयर भी चला जाएगा। उसके बाद आता है हमारा क्रो, दिया हुआ एनसीईआरटी ने डायग्राम में। क्रो जो है उसका 15 ईयर्स एज होती है। ऐसे ही बनाना ट्री है, बनाना का होता है 25 ईयर्स। काव का होता है 20 to 25 ईयर्स। ऐसे देखिए पैरट, पैरट एक बहुत छोटा बर्ड है, जैसे कि क्रो होता है, इतने ही साइज़ का होता है, लेकिन इसका लाइफ स्पैन हम क्या देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा है, 140 ईयर्स आप देख पा रहे हैं। ऐसे ही क्रोकोडाइल, पैरट से तो बहुत बड़ा है, लेकिन इसका लाइफ स्पैन उससे बहुत कम है, 60 ईयर्स, ऑलमोस्ट हाफ के बराबर है। हॉर्स 60 ईयर्स होता है। फ्रूट फ्लाई जो है उसका 2 वीक्स होता है। राइस प्लांट 3 to 4 months। टॉर्टवाइज 100 to 150 ईयर्स, 100 to 150 ईयर्स। और बेनियन ट्री जो है उसका होता है 200 to 300 ईयर्स। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग लाइफ स्पैन होता है, क्लियर। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग लाइफ स्पैन होता है। तो अब यहाँ आएगा आपका, अब एनसीईआरटी ने एक पॉइंट दिया हुआ है, डू लाइफ स्पैन इज रिलेटेड टू साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म। इसका आंसर क्या होगा? नो, लाइफ स्पैन इज नॉट रिलेटेड टू द साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म। मैंने लिख रखा है यहाँ, और इस पॉइंट को हम अंडरलाइन कर रहे हैं, दैट इट इज़ नॉट रिलेटेड टू साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जैसे कि एनसीईआरटी ने 2 एग्जाम्पल्स लिए हुए यहाँ पे। सबसे पहला एग्जाम्पल यहाँ पर ले रखा है पैरट एंड क्रो, पैरट एंड क्रो, ठीक है। ये जो पैरट और क्रो है, आप देखेंगे, सभी ने देखा होगा, तोता और कौवा देखा है ना भाई। अब इनका साइज़ क्या होता है? सेम होता है, दोनों का ऑलमोस्ट सेम होता है, ठीक है। इनका साइज़ ऑलमोस्ट सेम होता है, लेकिन इनका अगर हम लाइफ स्पैन देखेंगे तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। पैरट का लाइफ स्पैन है 140 ईयर्स और क्रो का लाइफ स्पैन है 15 ईयर्स। देख रहे हो? ये देखिए बेटा, जो बच्चे नए आए हैं क्लास के अंदर, नए एंटर किया है, आप लोगों का लेक्चर दोबारा रिपीट हो रहा है, इसीलिए सभी बच्चे क्लासेस ज्वाइन करें। क्लास में रिपीट नहीं होगा, ऑनलाइन रिपीट होगा अभी 15 से 20 दिन। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे थे, पैरट और क्रो जो है इनका साइज़ जो है ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन इनका जो लाइफ स्पैन है वो बिल्कुल डिफरेंट है। इनका लाइफ स्पैन जो है बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। अब ये जो लाइफ स्पैन डिफरेंट है, ये कितना डिफरेंस है? बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जैसे कि पैरट है, इसका होता है 140 ईयर्स एंड क्रो का होता है 15 ईयर्स। अब दूसरा एग्जाम्पल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम लेते हैं मैंगो का और पीपल ट्री का। देखिए, मैंगो का आप लाइफ स्पैन देखेंगे कुछ ही सालों का होता है, ठीक है, लेकिन पीपल ट्री जो है उसका साइज़ बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। पीपल का पेड़ आपने देखा होगा, पुराने से पुराना आपको मिल जाएगा आपके गांव में,
सालों पुराना, पता भी नहीं होगा। ठीक है, अब इसीलिए यहाँ पर एनसीईआरटी एक लाइन देती, क्या बोलती है? वटेवर मे बी द लाइफ स्पैन, लाइफ स्पैन कुछ भी हो, ऑर्गेनिज्म की डेथ सर्टेन है। मतलब जो इंसान, जो ऑर्गेनिज्म पैदा हुआ है उसकी डेथ भी होगी, इसकी सर्टेनिटी 100% है, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। एक्सेप्ट छोड़ के, किसको? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स को छोड़ के सभी की डेथ सर्टेन है। अब यहाँ पर ये जो वर्ड यूज़ कर रहा है एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, ये क्यों बोल रहा है? देखिए बेटा, जो यहाँ मैं आपको बता रही हूँ, जो आपका सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में मान लीजिए पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल से न्यू जनरेशन बन रही है, तो वो जो न्यू जनरेशन बन रही है उसमें पेरेंट सेल का ही तो पार्ट गया है, वो मरा नहीं है। क्या हुआ है? जैसे कि हम एग्जाम्पल ले लेते हैं अमीबा का, ठीक है, अमीबा के अंदर क्या होता है? अमीबा के अंदर क्या होता है? अमीबा के अंदर जो पेरेंट सेल है, नेहा टाइमली आया करो, म्यूट करो अपने आप को। ये जो अमीबा है, अमीबा के अंदर जो पेरेंट सेल होती है, ठीक है, ये यहाँ से बीच में से डिवाइड हो रही है, इस तरह से ये डिवाइड हो गई है, ठीक है, और डिवीज़न के बाद ये जो पेरेंट सेल है दो डॉटर सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो गई है। अब एक बात बताइए, क्या ये पेरेंट सेल मर गई है? नहीं, ये पेरेंट सेल टूट के ही तो दो डॉटर सेल्स बनी है। पेरेंट सेल के अंदर ब्रेकडाउन आया है तभी तो ये दो डॉटर सेल्स बनी है ना। तो इसका मतलब हम ये थोड़ी कह सकते हैं कि जो ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है ये डेड हो गया है। नो, इमॉर्टल है ये, मॉर्टल नहीं है। मॉर्टल जो मर जाए, जिसकी डेथ सर्टेन होती है, इमॉर्टल जिसकी डेथ नहीं होती है, जो अमर होता है। अब यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, जो ये लाइन हमने दी है एनसीईआरटी की, दैट whatever may be the lifespan, death is certain except single celled organisms, छोड़ के सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया भी है कि किस तरह से ये जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स है ये एक्सेप्शन में आते हैं, हमें ये करना है। हाँ जी, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बोलिए। यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट है तो बोलो। रिपीट कर दे फिर। ये देखिए, टाइम ले आया करो बेटा सब बच्चे। हमने क्या पढ़ा है कि जो टाइम बर्थ से लेके डेथ के बीच में होता है, जैसे बर्थ हुआ यहाँ पे बच्चे का और डेथ हुई, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की है, बर्थ हुआ और डेथ होगी, तो उसके बीच में जो ये टाइम पीरियड है इसको हम क्या बोलते हैं? लाइफ स्पैन बोलते हैं। अब ये जो लाइफ स्पैन है ये फ्यू डेज टू फ्यू थाउजेंड ईयर्स हो सकता है। किसी में कुछ दिन का होता है, किसी में कुछ वीक्स का होता है, किसी के अंदर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स हो जाता है। जैसे कि आपके पास ये एग्ज़ाम्पल है, मैंने डाल रखे हैं, देखिए यहाँ पे स्ट्रेस दीजिए, एग्जांपल्स डाले हुए हैं। एलिफेंट का 60 to 90 ईयर्स है, डॉग का 25 to 30 ईयर्स है, बनाना ट्री है इसका 25 ईयर्स है, काव का 20 to 25 ईयर्स है, ठीक है। अब
यहाँ पे ऐसे देखिए पैरट है, इसका 140 ईयर्स है, क्रोकोडाइल का 60 ईयर्स है, और राइस प्लांट वगैरह है इसका 3 to 4 मंथ्स होता है। बनियन ट्री है इसका 200 to 300 ईयर्स होता है। तो ये क्या है, ऑर्गेनिजम्स के लाइफ स्पैन दिए हुए हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कोई ऑर्गेनिज्म छोटा है लेकिन उसका लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा है, कोई ऑर्गेनिज्म बड़ा है उसका लाइफ स्पैन बहुत कम है। तो यहाँ पर हमारा पॉइंट आता है लाइफ स्पैन is not related to the size of the organism। लाइफ स्पैन जो है वो ऑर्गेनिज्म के साइज से रिलेटेड नहीं होता। मतलब कहने का मतलब ये नहीं है कि ऐसा नहीं है कि अगर ऑर्गेनिज्म का साइज़ बड़ा है तो उसका लाइफ स्पैन भी ज़्यादा होगा, और अगर ऑर्गेनिज्म का साइज़ छोटा है तो उसका लाइफ स्पैन भी छोटा होगा। नो, इट इज़ नॉट कोरिलेटेड। पहली बात, जैसे एनसीईआरटी ने सबसे पहला एग्जाम्पल ले रखा है यहाँ पर पैरट और क्रो का। पैरट और क्रो आप सभी ने देखा हुआ अपनी जनरल लाइफ के अंदर, इनका अगर आप साइज़ ऑब्जर्व करेंगे तो दोनों का साइज़ क्या है, सेम है। अब यहाँ पर ये जो साइज़ सेम है तो हम क्या कहेंगे, इनका लाइफ स्पैन भी सेम होना चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देयर इज़ अ वेरी ग्रेट डिफरेंस बिटवीन द लाइफ स्पैन ऑफ दीज टू। इन दोनों के लाइफ स्पैन के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं पैरट का। पैरट के अंदर जो उसका लाइफ स्पैन है वो 140 ईयर्स है, 150 साल के आसपास, ठीक है। और क्रो जो है उसका 15 ईयर्स है। देयर इज़ अ मच डिफरेंस बिटवीन द लाइफ स्पैन ऑफ दीज टू। तो हम यहाँ देख रहे हैं दोनों का साइज सेम है लेकिन इनके लाइफ स्पैन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो हम क्या कहेंगे कि इनका लाइफ स्पैन जो है वो साइज से रिलेटेड नहीं है। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एनिमल्स के अंदर। इसी तरह से आप देखिए मैंगो ट्री। मैंगो ट्री का कुछ सालों में होता है, ठीक है। और पीपल ट्री, बनियन ट्री, ये क्या है 200 to 300 ईयर्स, ये 20 to 30 ईयर्स, और ये 200 to 300, 10 टाइम्स उनका जो लाइफ स्पैन है वो ज़्यादा है। और ऑलमोस्ट इनका जो साइज़ है वो सेम है, साइज़ जो है वो सेम है। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो आता है एनसीईआरटी का, वो क्या कहता है कि इनका लाइफ स्पैन कुछ भी हो, ऑर्गेनिजम्स का लाइफ स्पैन कुछ भी हो, उनकी डेथ सर्टेन है, उनकी जो डेथ है वो सर्टेन है। एक्सेप्ट, अब यहाँ पर एक्सेप्शन डाली हुई है सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स की, कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो लाइफ डेथ है वो सर्टेन नहीं होती है, दे आर इमॉर्टल। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म इमॉर्टल होते हैं, अमर होते हैं, इनकी डेथ नहीं होती है। कैसे, हम एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पर। देखिए बेटा, जैसे मान लीजिए ये आपके पास एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, पेरेंट सेल है, ठीक है। पेरेंट सेल से न्यू डॉटर सेल्स बनी, न्यू जनरेशन प्रोड्यूस हुई है। ये आपके पास अमीबा है, ये हमारे पास क्या है, अमीबा है, ठीक है। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है। अब अमीबा में ये क्या बन गई हैं, 2 डॉटर सेल्स बन गई हैं। अब क्या ये ऑर्गेनिज्म मरा है, नहीं, इसी के अंदर यहाँ पर डिवीज़न हो गई है, और डिवीज़न होके यहाँ पर ये आपकी 2 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस हो गई हैं। हम कहेंगे यहाँ पे पेरेंट सेल का एक पार्ट इधर चला गया, एक पार्ट इधर चला गया है, और उससे 2 डॉटर सेल्स बन गई हैं, डेथ नहीं हुई है। तो हम यहाँ क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे, दीज आर इमॉर्टल एंड दीज आर इन एक्सेप्शंस। ये किस में होंगे, एक्सेप्शंस में होंगे। अब यहाँ आ जाइए, देखिए अब अगर टू द पॉइंट इस चीज़ को हम पढ़ें तो देखो बेटा, टू द पॉइंट आप इस चीज़ को पढ़ोगे तो क्या आएगा। मैं एनसीईआरटी लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन आपको कर रही हूँ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स का। देखिए हेडिंग मैंने डाली हुई है, द पीरियड थ्रू विच अ सर्टेन ऑर्गेनिज्म लिव्स इज इट्स लाइफ स्पैन। मतलब जो टाइम पीरियड ऑर्गेनिज्म जीता है उसको लाइफ स्पैन बोलते हैं। बाकी लाइफ स्पैन के बारे में मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद आता है, अब ये जो लाइफ स्पैन सर्वाइव कर रहा है इसके अंदर ऑर्गेनिज्म, लास्ट में मैंने एक पॉइंट डाला था कि अपनी न्यू जनरेशन प्रोड्यूस कर रहा है,
ठीक है। तो अब वो जो न्यू जनरेशन प्रोड्यूस हो रही है वो किस प्रोसेस से होगी? दैट विल बी थ्रू रिप्रोडक्शन। किसके थ्रू होगी? रिप्रोडक्शन के थ्रू होगी, ठीक है। अब रिप्रोडक्शन क्या होता है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू ऑर्गेनिज्म अपनी मैच्योर होता है और अपनी नई जनरेशन प्रोड्यूस करता है, यंग वंस प्रोड्यूस करता है। तो हम इसको डिफाइन करेंगे, इट इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस विच इन टर्न मैच्योर टू गिव राइज टू यंग वंस। मतलब ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी हेल्प से ऑर्गेनिज्म मैच्योर होता है और अपने यंग वंस प्रोड्यूस करता है, अपनी नई जनरेशन प्रोड्यूस करता है। ये एक ऐसा प्रोसेस है। अब हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जो रिप्रोडक्शन है इसकी दो टाइप्स हो सकती हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखो बेटा, जैसा कि आप लोगों को पता है एसेक्सुअल, ठीक है, एक ऐसा रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है जिसके अंदर सिंगल पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है। ओनली वन इंडिविजुअल इज रिक्वायर्ड, यानी कि यहाँ पर एक सिंगल पेरेंट से न्यू जनरेशन प्रोड्यूस हो जाएगी। इसका मतलब क्या है यहाँ पर? दैट अ सिंगल पेरेंट प्रोड्यूस न्यू जनरेशन। एक सिंगल पेरेंट न्यू जनरेशन प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। अब जैसा कि यहाँ पे सिंगल पेरेंट से ही नई जनरेशन प्रोड्यूस हो रही है, कोई गैमीट नहीं बन रहा है, तो इसके अंदर कहीं पर वेरिएशंस आएंगी? नहीं आएंगी। यानी कि जो नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है वो एग्जैक्ट कॉपी बनेगा अपनी पेरेंट सेल की। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं दे आर क्लोन्स, दे आर क्लोन्स, क्योंकि ये मॉर्फोलॉजिकली, ठीक है, सिमिलर होते हैं और इनका जो इंटरनल प्लान है वो भी पेरेंट्स के सिमिलर होता है। अब यहाँ जाइए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि यहाँ पर दो पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। टू पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड, दैट इज मेल पेरेंट एंड फीमेल पेरेंट। और अब दो पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट है तो यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर गैमीट्स बनेंगे और मेल से मेल गैमीट बनता है, फीमेल से फीमेल गैमीट बनता है। जब ये दोनों गैमीट्स फ्यूज़ होते हैं तो क्या बनता है? जाइगोट। और यही जाइगोट न्यू ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट होता है। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं तो यहाँ पर वेरिएशंस भी आएंगी, वेरिएशंस भी आएंगी। अब कई बार हमारे बोर्ड में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। अब देखिए इससे रिलेटेड अभी हमने स्टार्ट नहीं किया है चैप्टर, अभी इनिशियली चल रहा है, कि ये जो रिप्रोडक्शन है इसके अंदर कौन सा मोड बेटर है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। बेटर मोड कौन सा है? देखो बेटा, पहली बात भाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसमें पेरेंट सेल की जैसी ही हूबहू कॉपी बन रही है न्यू जनरेशन में, कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है। दे आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ ईच अदर एंड टू देयर पेरेंट्स। अपने पेरेंट्स की जैसी कॉपी बना रहे हैं या एक दूसरे जैसी कॉपी बना रहे हैं, वहाँ पे कोई डिफरेंसेस नहीं मिलेंगे। लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके केस में अभी मैंने आपको बताया कि एक तो मेल पेरेंट है, दूसरा फीमेल पेरेंट है, और जो मेल पेरेंट है वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है? गैमीट प्रोड्यूस कर रहा है, और फीमेल पेरेंट भी गैमीट प्रोड्यूस कर रहा है। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं ना, तो यहाँ पे वेरिएशंस आएंगी। और आप ये ध्यान रखिए, हम जब चैप्टर पढ़ेंगे एवोल्यूशन, किसी भी स्पीशीज़ का एवोल्यूशन कब होता है? जब वेरिएशंस आती हैं। जो सर्वाइवल के चांसेस हैं वो वेरिएशंस के साथ बढ़ते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल लेके दिखाती हूँ।
भाई गर्मियाँ हैं, ठीक है, और मॉस्किटोज़ बहुत ज़्यादा हो गए। अब कभी आपने अपने पेरेंट्स से सुना हो या ग्रैंड पेरेंट्स से सुना हो, कहते थे कि पहले मच्छर जो है डीडीटी छिड़कने पे मर जाते थे, ठीक है, अब नहीं मर रहे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वेरिएशन आ गई है। जब उन पर डीडीटी छिड़की गई, ठीक है, तो उसके अंदर कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हैं, उसके अंदर कुछ जो मॉस्किटोज़ थे वो सरवाइव कर गए, बाकी के मर गए। अब जिनके अंदर ये वेरिएशंस आई हैं, जो सरवाइव किए, जिनके अंदर ये वेरिएशन आई, उन्होंने अपनी प्रोजेनी प्रोड्यूस कर दी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, उनके अंदर और ज़्यादा वेरिएशंस आ गई, जिससे कि वो उस डीडीटी के लिए क्या हो गए, रेजिस्टेंट हो गए, और अब उनकी डेथ नहीं होती है। दे सर्वाइव अंडर दैट सर्कमस्टांसेस ऑल्सो। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, अब इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन का, कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है दैट इज द बेटर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, बिकॉज in this two parents are involved, that is male and female, and the gametes from both of these two parents unite to form the zygote. It means the genetics of both are involved in formation of new organism or new generation. New generation की बनने के अंदर दोनों की genetic information involved होती है. That's why we are saying that this results into variations, and these variations help the organism to survive in various circumstances. यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो सर्वाइवल को बढ़ाता है। अब ऐसा नहीं है कि मैडम जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से सभी रिप्रोड्यूस करते हैं उनके अंदर जो वेरिएशंस आती हैं वो सभी हेल्पफुल होती हैं। नो, सभी वेरिएशंस हेल्पफुल नहीं होती बेटा। जो वेरिएशन हेल्पफुल होगी वो उनको सर्वाइव करने में हेल्प करेगी, दे विल सर्वाइव, और जिनके अंदर ये वेरिएशंस हेल्पफुल नहीं होंगी दे विल बी डेड। क्योंकि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स को छोड़ के सभी ऑर्गेनिजम्स तो इमॉर्टल नहीं है ना, दे आर मॉर्टल, उनकी डेथ होती है। तो ये आज आपका टॉपिक था। इसके अंदर अगर किसी बच्चे को अभी डाउट है तो बोलिए बेटा। यहाँ पर ये एनसीईआरटी लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन था, बोलो स्टूडेंट्स। नो मैम। सॉरी। तो आप लोगों का अब होमवर्क रहेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन तो मैंने ही यहाँ पर कवर कर लिया है। अब जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, जैसे कि इसमें से आप छोटे छोटे क्वेश्चंस बनाएंगे अपने आप। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ ताकि आपको एनसीईआरटी समझ में आ जाए। क्वेश्चन बनाएंगे, आप खुद बनाएंगे, खुद उनको आंसर्स करेंगे एंड सेंड मी इट ऑन व्हाट्सअप पे सेंड करेंगे। व्हाट इज़ लाइफ स्पैन, जैसे मैंने एक क्वेश्चन बनाया यहाँ से, व्हाट इज़ लाइफ स्पैन, ठीक है, एनसीईआरटी की एक लाइन से बन गया। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन बन गया जैसे कि लाइफ स्पैन इज नॉट रिलेटेड टू द साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। समझ में आ रहा है किस तरह से क्वेश्चन बनाने हैं? हाँ जी, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाली लाइन देखिए, देखो एक ही पेज में से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अब इसी पेज में एक क्वेश्चन बन रहा है, whatever may be the lifespan, death is certain except single celled organism, explain this statement। अभी मैंने आपको ये स्टेटमेंट एक्सप्लेन की थी पूरी, इस तरह से आप इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। इसके अलावा इसमें और छोटे छोटे क्वेश्चंस बन रहे हैं जैसे कि जो पूछ लिए जाते हैं नीट वगैरह में और बोर्ड एग्जाम्स में। इनका लाइफ स्पैन आपसे पूछ लिया जाता है, व्हाट इज़ द लाइफ स्पैन ऑफ बनाना ट्री, व्हाट इज़ द लाइफ स्पैन ऑफ एलिफेंट, व्हाट इज़ द लाइफ स्पैन ऑफ बटरफ्लाई, व्हाट इज़ द लाइफ स्पैन ऑफ राइस प्लांट, पैरट, हॉर्स, फ्रूट फ्लाई, टोटवाइज, बनियन ट्री। इस तरह से ये छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं। इसके अलावा यहाँ से जैसे क्वेश्चन बन रहा है आपका, व्हाट इज़
रिप्रोडक्शन एंड व्हाट आर द मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। फिर इसमें क्वेश्चन बन रहा है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टू मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। दोनों जो रिप्रोडक्शन के मोड्स हैं इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस होता है। क्लियर। और लास्ट क्वेश्चन विच इज़ द बेटर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो आप देख रहे हैं मैंने 2 ही पेजेस के अंदर कम से कम आपके 7-8 क्वेश्चन बन गए हैं। आप इस तरह से छोटे छोटे अपने एनसीईआरटी से जो पेज हमने पढ़े हैं अभी तक उनके अंदर से छोटे छोटे क्वेश्चंस बनाएंगे और उनको आंसर करेंगे, उन सभी को आंसर करेंगे और मेरे पास व्हाट्सएप पर कॉपी भेजेंगे। सभी बच्चों को क्लियर है। नोट्स तो हमने बना लिए थे, बस क्वेश्चन ही बनाने हैं। हाँ नोट्स तो आपने बना लिए लेकिन एनसीईआरटी पढ़नी है। नोट्स तो आप लोगों ने बना लिए, अब उसमें से एक एक लाइन के छोटे छोटे, इससे क्या होगा कि एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन हमें क्लियर हो जाएगी। जितने मैक्सिमम आप क्वेश्चन बना सकते हो उसमें से वो क्वेश्चन बनाइए और आंसर्स उसके कीजिए। अब मुझे इतना तो मुझे पता है कि एक लाइन में कौन सी लाइन में से क्वेश्चन बन रहा है। अगर आपने उन लाइनों में से क्वेश्चन नहीं बनाया और सुपरफिशियली अगर जस्ट फॉर्मेलिटी पूरी की तो मुझे पता लग जाएगा आप फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं। सभी बच्चे ठीक है। और नितेश वगैरह सभी बच्चे बेटा मेरे ऊपर मेरे जो व्हाट्सअप है उस पर अपनी कॉपी छोड़ेंगे आज शाम तक। सभी को क्लियर हो गया। यस हाँ जी बेटा बोलो। यस मैम। कोई डाउट है। नो ठीक है अब आप अपनी नेक्स्ट क्लास के लिए प्रिपेयर कीजिए और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर कर लेंगे। थैंक यू बेटा।